हम एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पावर है वो दो अथॉरिटीज के बीच में डिवाइड की हुई रहती है। सबसे पहला तो सेंट्रल अथॉरिटी एंड सेकेंड वन द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। So फेडरलिज्म हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में दो लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। पहली तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे एंटायर कंट्री को चलाती है, और अदर गवर्नमेंट्स जो है जैसे स्टेट गवर्नमेंट है जो एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर में काम करती है या पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में काम करती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। So there are two or more levels or tiers of government. Means in federalism और दो या दो से ज्यादा जो टायर की जो गवर्नमेंट है, दो या दो से ज्यादा लेवल की जो गवर्नमेंट है वो होती है। Then different types of government given to govern the same citizen. Each tier has its own jurisdiction with the specific matters of legislation, taxation and administration. Means सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे काम करती है, और दोनों ही अपने अपने जुरिडिक्शन में वर्कआउट करते हैं। So let us learn the next point. Jurisdiction of the each respect level or tiers of government are specified in the constitution. और हर जो गवर्नमेंट है उसका जो जुरिडिक्शन है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ रहता है। Then the fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. So such changes are required the consents of the both levels of government. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी कुछ प्रोविजंस किए हुए हैं कि जहां पर दोनों ही गवर्नमेंट जो है उनकी जो कंसेंट है कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनकी जरूरत होती है। Okay, so before starting this video, subscribe my channel, like it. See here, courts have power to interpret the constitution. Means जो कोर्ट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने का पूरा अधिकार होता है, पावर होता है। The highest court is Supreme Court. Okay, then the sources of revenue of each level of government are clearly specified by to ensure its financial autonomy. Means हर जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का सोर्स क्या होता है? इनकम सोर्स, रेवेन्यू के ऊपर में गवर्नमेंट चलती है। ओके, सो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है। देन फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, ओके, टू सेफगार्ड एंड टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ओके, साथ में जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने का जो काम है वो भी फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसीलिए और गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल की और कुछ कॉमन रूल्स के लिए एग्री हो जाती है। दे शुड ट्रस्ट ईच अदर इन द एग्रीमेंट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Then exact balance of power between central and state government varies from one federation to another. मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो हर फेडरेशन से में डिफर करता है एक दूसरे से। ओके, देन द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग फ्रॉम देयर ओन फ्रॉम अ बिगर यूनिट सो दैट द पुलिंग सोवर्निटी एंड रिटर्निंग आइडेंटिटी कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ओके, मीन्स जो हर फेडरेशन होता है, हर कोई भी फेडरल स्टेट होता है, ओके, तो वहां पर सभी जो फेडरेशंस है जिन्हें उनकी लोकल लेवल पे पावर दी हुई रहती है वो एक साथ में आते हैं। ओके, सो ऐसे जो फेडरेशंस होते हैं उन्हें कमिंग टुगेदर फेडरेशंस बोला जाता है। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के फेडरेशन स्थित है। Then in this first category of federations, all the states usually have equal power and are strong. Okay, we are as the federal government. Okay, then let us learn the another one, that is second route. Okay, means if you are taking the example of India, so we are following the second route of federal government, holding together federations. Means in India there are 29 states, okay, and more than 7 union territories, so they are holding together federation states. Okay, the central government is more powerful than the state government here. Okay, and very often the different constituent units of the federation have equal powers and some units have special powers. जैसे हम यूनियन टेरिटरी का अगर एग्जाम्पल लेंगे, यूनियन टेरिटरी को स्पेशल पावर्स रहती है। ओके, देन व्हाट मेक्स अ कंट्री अ फेडरल कंट्री? और कोई भी कंट्री को फेडरल कंट्री हम कैसे बोल सकते हैं? वहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है टू टायर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। Okay, that is first one is union government which is called as central government,
जो यूनियन ऑफ इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट करती है, देन स्टेट गवर्नमेंट। देन थर्ड टायर ऑफ गो फेडरलिज्म was in the form of panchayat, okay, and municipalities, okay. So in any different in any federation, these different styles enjoy the separate jurisdictions. सो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो विच आर दिस 3 लिस्ट? तो फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे पावर्स होते हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया हमारा, देन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गया, देन बैंकिंग सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, या फिर करेंसी। सो ये इसके all these rights are given to union government only. So union government can make laws relating to these subjects. State government cannot interfere in this subject. Okay. The second list is state list. So what contains in the state list? State list में subjects जो होते हैं state के या local importance के, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या फिर इरिगेशन, ये सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है और बाकी फॉरेस्ट भी उसमें आता है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, एसोसिएशन भी उसमें आता है, और इससे रिलेटेड जो लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। If the laws conflicts with each other, then the law made by union government will prevail. Means जो final power है वो union government को ही होता है। So in some units, Indian Union which enjoy very little power. So and which are too small to become the independent states, but could not be merged with any existing states. जैसे हम लेंगे यूनियन टेरिटरीज के एग्जाम्पल, जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप, ओके, दिल्ली, ओके, इन्हें यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। इनको स्टेट की पावर्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ऐसे एरियाज में रूल करने का, रन करने का पूरा पावर है। सो दिस sharing of power between union government and state government is the basic to the structure of constitution, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सब दिया हुआ होता है, उसके अनुसार वो फंक्शन करते हैं। It is not easy to make changes to his power sharing arrangement. The parliament cannot act on his own arrangements. मतलब पार्लियामेंट कोई भी अपने खुद लॉ नहीं बना सकती है, डिसीजन नहीं ले सकती है। सबसे पहले कोई भी लॉ बनाने के लिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है वहां पर 2/3 की मेजोरिटी होना जरूरी है। Then it has to be ratified by the legislatures at least half of the total states. Okay. Then जुडिशियरी फेडरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को या फिर प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने में जुडिशियरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें जो डिविजन्स ऑफ पावर्स है या फिर हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, ये सब डिसीजंस ले सकते हैं जो जुडिशियरी के पार्ट्स है। Then union and state governments जो है have power to raise resources by levying taxes in order to carry the government and responsibilities assigned to each of them, क्योंकि रेवेन्यू ही उनके इनकम का मेन। ओके, सो इन 1947 इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, और अभी तो बहुत सारे जो न्यू स्टेट्स है वो बनाए हुए हैं, और सबसे पहले जो एरियाज में जो लैंग्वेज लोग बोलते थे उस बेसिस पे उस स्टेट को बनाया गया था। और जैसे कल्चर है उस एरिया की, एथनिसिटी है या ज्योग्राफी है, तो ऐसे जो स्टेट्स है जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ देम। अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने कोई भी एक लैंग्वेज को पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। Why? Because Hindi is the mother tongue of 40% of people of Indian people. तो इसलिए उसको मदर टंग का जो स्टेटस है वो दिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है, उनको सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हिंदी के अलावा there are 21 other languages recognized as the scheduled languages by the constitution. Okay, and a candidate is an examination conducted for central government. Positions may opt and to take examination of these languages. States have their own official language. मतलब states जो है और उनकी खुद के ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जैसे गुजरात है गुजराती है, महाराष्ट्र है मराठी है, तेलंगाना है ओके तो तेलुगु है, सो कर्नाटका कन्नड़ है,
सो सेम हर स्टेट का अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का उन्हें पूरा अधिकार है। Then central state relations are is one more way in which federalism has been strengthened in practice. Okay, so state government जो है वो did not exercise. So here you have to keep in mind how the constitutional arrangements for the power sharing work in reality depend on the large extent how the ruling parties and leaders follow their arrangements. So for a long time, same party ruled both central and in most of the states. This means that state government did not exercise their rights as an autonomous federal units. Okay, as and when the ruling party at state level was different, the parties that ruled at the center undermined the powers of state. सो ऐसे सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करने या कर सकता है। ओके, और सो दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब जो है इन सब बातों में चेंजेस आया है 1990 के बाद। ओके, so here all the regional parties of many states okay, they have formed their coalition government. Okay, nowadays you find National Democratic Alliance NDA and UP United Progressive Alliance. Okay, so type of coalition governments have been formed. So same यहाँ पर if the no single party got the clear majority, लोकसभा इलेक्शन में अगर कोई एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो जो भी पार्टीज को ज्यादा वोट्स और जिनके लीडर्स आए हुए हैं वो सब साथ में मिलके क्या बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं रीजनल पार्टीज को साथ में लेके। तो ये सब हो गया उनका कोलिएशन गवर्नमेंट। सो दस द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे than the early years after constitution came into force. So see students, now very important point of this lesson, that is decentralization in India. So when the power is taken from central and state government and it is given to the local government, that is called as decentralization. Okay, मतलब जब पावर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ली जाती है और वो लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। अभी ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो आइडिया है, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. So people have the better knowledge. People have the better knowledge of the problem in their localities. So they also have better ideas where to spend money and manage the things more efficiently. So at the local level पे जो सब लोग हैं उन्हें पॉसिबल है कि डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट होना है और वहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है. So local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely the local government. So the need of decentralization was recognized in our constitution. अभी जैसे विलेज लेवल पे पंचायत काम करती है, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज काम करती है हर कोई स्टेट में. ओके, सो इसलिए विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, सिटी एरिया अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, ग्राम पंचायत से सरपंच का इलेक्शन होता है. ओके, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी में से मेयर का इलेक्शन होता है. सो दीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट द इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली and local government did not have any powers or resources of their own. Thus there was very little decentralization in effective terms. So the major steps towards the decentralization was taken into 1992. So the constitution was amended to make third tier of democracy more powerful and effective. So this decentralization is very important.